देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में आपको हम आज लेकर आए हैं बहुत सारी खबरें। आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या हैं, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज एक बार फिर हिंदुस्तान ने बीजिंग को LAC से ललकार लगाई है। आपको दिखाएंगे वो 5 तस्वीरें जिनमें चीन के लिए संदेश साफ है। और फिर बात करेंगे हिंदुस्तान के हथौड़े की। आपको बताएंगे कि कैसे मलक्का स्ट्रेट में फंस गई है ड्रैगन की दुम। भारत ने जो चाल चली है उसे कहते हैं सागर में साजिश का अंजाम। 100 चीन की, 1 हिंदुस्तान की। एक और बड़ी फिक्र, पाकिस्तान में साजिश के बांध की बुनियाद पड़ गई है। हम पड़ताल करेंगे कि क्या POK डूबाएंगे नियाजी। और फिर बात होगी कोरोना के करमचंद की। दुनिया देख रही है कि आज के सुपर पावर्स का विज्ञान एक वायरस के आगे घुटने टेक कर खड़ा हो गया और वैक्सीन की जासूसी शुरू हो गई। लद्दाख में स्टैंड ऑफ 12 हफ्तों से जारी है और इस बीच हिंदुस्तान और चीन के जवानों के बीच गलवान घाटी में खूनी झड़प भी हो चुकी है। और इसके बाद हिंदुस्तान कई बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सावधान कर चुका है कि वो पीछे हट जाएं, अपनी सेना पीछे हटा लें, कम से कम अपनी ही तय की हुई LAC की मर्यादा रख लें। लेकिन चीन चाल पर चाल चले जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि अब भारत ने बीजिंग को 5 तस्वीरों में एक सीधा सा और स्पष्ट संदेश कैसे दिया है। पहले तस्वीरें देखिए। यह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के LAC दौरे की तस्वीरें हैं, लेकिन इस तस्वीर में वो जवानों के साथ जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह बहुत ही खास है। इस तस्वीर में उनके हाथ में स्नाइपर राइफल है और इसमें एक संदेश छिपा है। और इस तस्वीर में हिंदुस्तान के टैंक दिख रहे हैं। और फिर यह है चौथी तस्वीर जिसमें भारत के पैराट्रूपर दिख रहे हैं। इस 5वीं तस्वीर में अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको आम तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन आगे जब हम इसके पीछे की हकीकत आपको बताएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि चीन के लिए आम नहीं, बहुत ही खास संदेश है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं लद्दाख में सेना का किस तरह जोश आई है। भारत माता की, भारत माता की। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। ये हिमालय पर आज के हौसले की तस्वीर है जो दिखाती है कि सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में भी हिंद की फौज का जोश हाई है। शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भारत के वीर सपूतों के बीच LAC पर पहुंचे तो राष्ट्रभक्ति, संकल्प और समर्पण की ऐसी आवाज गूंजी कि दुश्मन थर्रा उठे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये साफ संदेश है बीजिंग को, ये साफ संदेश है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, जिसने पूर्वी लद्दाख पर 12 हफ्ते से चक्रव्यूह रच रखा है और जिसे ये गुमान हो चला है कि बस अब 62 की साजिश एक बार फिर कामयाब ही होने वाली है। जबकि हिंदुस्तान चीन को बार बार आगाह कर रहा है कि लद्दाख को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा और दिल्ली में कोई दूरी नहीं है। पूरे देश का नेतृत्व एक के बाद एक बॉर्डर पर उमड़ रहा है। और इस बार हिंदुस्तान ने चीन को अष्टकना से सेना का अद्भुत शौर्य दिखाया है। अमूमन 11,000 फीट की जिस ऊंचाई पर पहुंचकर PLA के सैनिकों का दम फूल जाता है, वहां भारतीय शूरवीर अपने पराक्रम की शौर्य गाथा लिख रहे हैं। उस ऊंचाई पर भारत के सैनिकों के साथ भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक तक
कदम ताल कर रहे हैं। आसमान में जंगी अटैक, हेलीकॉप्टर्स गरज रहे हैं। तो पैरा ट्रूपर्स पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली छलांग लगा रहे हैं। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। पूर्वी लद्दाख में 12 हफ्ते से जारी स्टैंड ऑफ में चीन ने जितने पैतरे चले, भारत ने उतने ही आक्रामक तेवर में जवाब दिया। ये जवाब है चीन के विस्तारवाद को। ये जवाब है बदले हुए हिंदुस्तान का। अमन के देश ने एलएसी से एक बार फिर ड्रैगन के देश को एक संदेश भेजा है, जिस संदेश में अमन भी है, चेतावनी भी और उसके भविष्य की झलक भी। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। चीन भले ही खुद को ताकतवर समझता हो, लेकिन उसे बदले हुए हिंदुस्तान को समझना होगा और उस अंजाम से बचना होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हिंदुस्तान के जवानों की ये तस्वीरें पीएलए के प्रोपगंडा की वीडियो से अलग है। न तो हिंदुस्तान के ये जवान बनावटी हैं, न ही यहाँ उतरे हथियार दिखावटी हैं। और ये तैयारी ही बीजिंग को बता रही है कि अगर उसकी नीयत में अब भी कोई खोट हो तो टकराने से पहले हिंदुस्तान की तैयारी को देख ले। दुनिया के सबसे बड़े रण क्षेत्र में हिंदुस्तान की इस ताकत को समझ ले। चीन अगर अब भी भारत की इस ताकत को नहीं समझता है तो ये उसकी नादानी है, क्योंकि भारत ने सीमा पर जो रणक्षेत्र तैयार किया है वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। और इस बीच एक बार फिर भारत ने बीजिंग को सीधा संदेश दिया है। आपको समझाते हैं। एलएसी की 5 तस्वीरों में दिल्ली ने बीजिंग को कौन कौन सा पराक्रम दिखाया, जिसे देखकर चीन को समझ जाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लुकुंग पहुंचने के मायने, पैंगोंग झील के मुहाने पर रक्षा मंत्री आज पहुंचे। ये उनका दौरा जो जुलाई के पहले हफ्ते में होना था रीशेड्यूल हुआ। ये जगह चुनी गई क्यों, क्या महत्व है इसका, क्या संदेश दिया गया? सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या मायने हैं इसके? देखिए, 5 बड़ी तस्वीरें और 5 बड़े मायने आज की विजिट के दिनेश हम बता रहे हैं। पहला विजुअल दिनेश जी, ये है लुपुंग का विजुअल, जहां पर रक्षा मंत्री जवानों के बीच में, और कहां पर? लुपुंग फॉरवर्ड एरिया के अंदर, पैंगोंगत्सो के मुंह पर है ये। और यहां पर इन्फेंट्री ब्रिगेड यानी जवानों के साथ सीधे आप देख रहे होंगे रक्षा मंत्री यहां पहुंचकर ना सिर्फ उनका मोराल बूस्ट करते हुए बल्कि ये भी दिखाते हुए कि हम बिल्कुल फॉरवर्ड लोकेशन पे अपने जवानों के साथ तैयार हैं। अब अगली तस्वीर प्लीज। ये है अगली तस्वीर। देखिए, ये अगली तस्वीर ये अपने आप में दर्शाने के लिए दिनेश जी बहुत है कि लाइट मशीन गन लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये कि हमारी अगर बॉर्डर्स के की जो सुरक्षा है उसके लिए हर शख्स हमारे देश का तैयार है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे टॉप लीडर्स हो, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे हमारे देश के हर नौजवान। और ये निशाना चीन की तरफ है। ये जाहिर है गोली नहीं चली, लेकिन ये जो पैराट्रूपर्स हमारे इस्तेमाल करते हैं, ये खास तरीके की LMG, ये खास अचूक निशाने के लिए जानी जाती है। ये संदेश है, निशाना भी और इशारा भी। निशाना और इशारा दोनों है। ये है अगली तस्वीर। ये पैराट्रूपर्स
आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए दिनेश जी, ये पैरा ट्रूपर्स का यहां पर उतरना लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इसके बहुत बड़ा मायना, क्योंकि इस टेरेन में 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर इस तरीके से पैरा ट्रूपिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। और आज हमने ये उतार कर अपने पैरा ट्रूपर्स को बता दिया कि हम अगर मोबिलाइजेशन कम वक्त में किस तरीके से इन लोकेशन। और मैं आपकी बात में जोड़ देता हूं, रक्षा मंत्री खुद बगैर एक्लेमेटाइजेशन के वहां पहुंचे हैं, जबकि हम ये सुनते हैं कि तिब्बत में जो चाइनीज बंकर में चाइना के फौज के लोग रहते हैं उनको ऑक्सीजन दी जाती है। हमारे रक्षा मंत्री बगैर ऑक्सीजन के, बगैर एक्लेमेटाइजेशन के वहां पहुंचे। और पैराट्रूपर्स जो आप बता रहे हैं, क्योंकि यहां हवा विरल होती है, यहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए जगह पर आप जाएं पैराट्रूपिंग के दौरान, ये बहुत आवश्यक होता है। अगली तस्वीर दिनेश जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज की ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मोबिलाइजेशन करना यानी आपके टैंक पहुंचना, आपका अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचना, टैंक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जंग से कम नहीं, क्योंकि मोबिलाइजेशन में आपकी जो आर्मर्ड है ये करीबन इनका वजन 40 से 45 टन होता है, और इनको इस लोकेशंस में पहुंचाना, इन फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो ये लगातार बहुत बड़ी चीजें हैं। ये मैं मतलब आपको T-90 और ये अपाचे हेलीकॉप्टर, ये खास संदेश है। आपने अपाचे हेलीकॉप्टर की बात माउंटेन की, वॉरफेयर पे हम हावी होंगे, ये संदेश है। बिल्कुल, आपने अपाचे हेलीकॉप्टर की बात की और हेलीकॉप्टर पीछे आ गया, और आपके ये अटैक हेलीकॉप्टर्स यहां पर पहुंचना हमारी ना सिर्फ ग्राउंड मोबिलाइजेशन, ग्राउंड डोमिनेंस, बल्कि एयर डोमिनेंस को भी दर्शा रहा है। दिनेश जी, एयर डोमिनेंस, ग्राउंड डोमिनेंस, और साथ में चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश। बातचीत से क्या नतीजा निकलता है, रक्षा मंत्री ने कहा अच्छा होगा नतीजा निकले, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, और नहीं तो हम तैयार हैं। हमने आपको कई बार बताया था कि चीन कैसे भारत के इर्द गिर्द पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स तैयार कर रहा है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस सागर में वो साजिश रच रहा था, वहीं पर भारत ने कैसे ड्रैगन की दुम दमा दी, जिसे वो तिलमिला उठाए। हम बात कर रहे हैं मलक्का स्ट्रेट्स की, जहां से पूरी दुनिया में चीन का कारोबार होता है, जहां से उसके 80% से ज्यादा मालवाहक जहाज गुजरते हैं, जहां से होने वाले कारोबार से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अब वहीं पर भारत उसके सामने खड़ा भी है और अड़ा भी। हिंदुस्तान सदियों से एक मुहावरे को सच करता आया है, 100 सुनार की और 1 लुहार की। भारत ने अब लद्दाख में भी टकरा रहे चीन पर वही हथौड़ा मारा है। गलवान में भिड़ रहे चीन को हिंदुस्तान ने मलक्का स्टेट्स की याद दिलाई है, जहां चीन के व्यापार का, जिनपिंग के हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक फैले जाल का, और फिर दक्षिण चीन सागर की धौंस से लेकर ड्रैगन के अरबों के व्यापार का जवाब छिपा है। चीन की इन सभी 100 चालों पर हिंदुस्तान का एक कदम भारी पड़ने वाला है। यहाँ ड्रैगन का दम घुटने वाला है। ड्रैगन को खबरदार करने के लिए भारत ने अंडमान निकोबार में अपने सामरिक ठिकाने को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। 2001 में बनाए गए अंडमान निकोबार कमांड को समुद्र में अलर्ट कर दिया है, जिस सामरिक ठिकाने से थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सेनाएं एक साथ ऑपरेशन करती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ अंडमान निकोबार के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, बल्कि इंडोनेशिया के सबांग और वियतनाम में भी नेवल बेस तैयार करने की तैयारी कर ली है। यानी मलक्का स्टेट्स में भारत अपने दुश्मन को 3 ठिकानों से घेर सकता है। अंडमान निकोबार से घेर सकता है, इंडोनेशिया के सबांग नेवल बेस से घेर सकता है, और फिर वियतनाम के नेवल बेस से घेर सकता है। भारत की ये तैयारी चीन को डराने वाली है, क्योंकि मलक्का उसकी हमेशा से कमजोर नस रही है, और उसी मलक्का में ड्रैगन के लिए तबाही का ट्रायंगल तैयार किया जा रहा है। ये जो द्वीप समूह हैं, इनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और अगर कुछ भी समुद्र से ट्रैफिक जाना है चीन का, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर हमारी सेना मौजूद है, तो चीन के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। विश्व के नक्शे पर हिंद महासागर के इस हिस्से को गौर से देखिए। ये भारत के समुद्री इलाके में ड्रैगन का एंट्री पॉइंट है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच यही वो समुद्री रास्ता है जिससे चीन के हजारों व्यापारी जहाज गुजरते हैं। यहीं पर ड्रैगन पर भारत का हमला उसकी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, क्योंकि हिंद महासागर से हर साल दुनिया भर के 1,20,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इनमें से 70,000 जहाज मलक्का स्टेट से गुजरते हैं। लेकिन इस समुद्री रास्ते पर चीन इतना ज्यादा निर्भर है कि वो अपने देश के लिए 80% ईंधन इसी मलक्का स्टेट से लेता है। अरब देशों से इसी रास्ते तेल चीन पहुंचता है। एशिया में ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, अफ्रीका में लीबिया, सूडान और अंगोला, और दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला से चीन के कारोबार का मलक्का स्टेट इकलौता रास्ता है।
पूरी दुनिया जानती है कि मलक्का स्ट्रेट के बिना चीन अपने समुद्री कारोबार की कल्पना तक नहीं कर सकता। जो साउथ चाइना सी है, इसका 90% जो क्रूड ऑयल जो ट्रांजिट होता है वो इसी रास्ते से होता है, और ये अफ्रीका, पर्शियन गल्फ और एशियन मार्केट के बीच में सबसे छोटा शॉर्टेस्ट सी रूट है। मलक्का को लेकर भारत खास रणनीति पर काम कर रहा है। क्वाड के सहयोगी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछले 3 साल में भारत और जापान ने 15 बार दक्षिण चीन सागर में साझा अभ्यास किया है। पिछला अभ्यास मलक्का स्ट्रेट के पास किया गया, तो वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जबरदस्त असर है। पिछले 6 सालों में पीएम इन देशों में 13 यात्राएं कर चुके हैं और माना जाता है कि जरूरत पड़ी तो इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम तक भारत के साथ खड़े होंगे। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत करना चाह रहा है, और जितने भी देश हैं वो चीन के साथ व्यापार जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीन के सताए हुए देश हैं। और ये सारे के सारे देश अगर एक साथ मिल जाते हैं तो चीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत की इसी तैयारी से चीन न सिर्फ चिढ़ा हुआ है बल्कि डरा हुआ भी है। चीन की मीडिया ने कहा है, अगर भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट में मिलिट्री बेस बनाता है तो ये चीन के ऊर्जा और आर्थिक दरवाजे को खतरा होगा। यानी भारत ने विस्तारवादी चीन को सीधा कूटनीतिक संकेत दिया है और वो बीजिंग तक पहुंच भी चुका है कि चीन की चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि मलक्का में उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन की यही कमजोर नस है जहां पर वो डरता है और खुद को कमजोर भी महसूस करता है, क्योंकि अगर मलक्का स्ट्रेट्स में भारत ने चीन को रोक दिया तो उसका विस्तारवाद ही नहीं, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। साफ है, भारत ने अंडमान निकोबार में न केवल बेस को एक्टिव करके चीन को एक और सख्त संदेश दिया है, तो साथ में इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाने जा रहा है जिसके अंदर चीन का ट्रैप होना तय है। अब आपको बताते हैं कि चीन कई सालों से इसी रूट का विकल्प ढूंढ रहा था, जिसको लेकर उसने लद्दाख में मोर्चा खोला है। उसके प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड, जो लद्दाख के असल गतिरोध के पीछे। वन बेल्ट वन रोड यानी चीन का नया सिल्क रोड। समंदर, सड़क और रेल का ऐसा नेटवर्क जिनसे चीन की बादशाहत का सपना गुजरता है। सिल्क रोड की तरह एक ऐसा रास्ता जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को जोड़ता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगाज का भरोसा दिलाया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की, लेकिन ये सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने के दांत। और क्योंकि कुछ ही सालों में इस प्रोजेक्ट के पीछे छिपी विस्तारवादी चीन की साजिश सामने आ गई। दुनिया को समझते देर नहीं लगी कि इस परियोजना के जरिए चीन जरूरतमंद देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रहा है, उन्हें आर्थिक मदद के बहाने कर्ज मुहैया करा रहा है और मनमानी शर्तें थोपकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। दरअसल चीन ने इस विश्वव्यापी प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की कभी जानकारी नहीं दी, लेकिन दुनिया के 138 देशों को पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन, बंदरगाह, हवाई अड्डे बनाने और रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा लिया। हालत यह हो गई है कि अब तक वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भाग लेने वाले देश 461 अरब डॉलर के कर्ज में दब चुके हैं और चीन के विस्तारवाद के आगे घुटने टेक चुके हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर हिंद महासागर की चीन के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर हिंद महासागर से इसके जो सामान जाता है वो बंद हो जाए तो उससे चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ेगा। समुद्री रास्ते से कारोबार करने के लिए चीन जिस मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है वहां भारत खड़ा है, और अगर चीन ने दूसरा रास्ता चुना तो उस पर हर साल
84 से 210 बिलियन डॉलर का बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन मलक्का स्ट्रेट का विकल्प ढूंढ रहा है। पीछे जो आप मैप देख रहे हैं, दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी लगातार समंदर के हर द्वीप पर किस तरीके से चीन का जो मकसद है वो यहां से शुरू होता मालदीव से आगे जाता हुआ पोर्ट ब्लेयर के आसपास से जाता हुआ यहां पर इन सभी स्टेट्स के अंदर कब्जा या फिर इन द्वीपों पर कब्जा करने का मकसद उसका इसलिए क्योंकि उसके ट्रेड बेनिफिट जो हैं वो पूरे हो जाए। और यही वजह है कि ग्वादर पोर्ट अगर आप मान के चलिए पाकिस्तान में उसने जो अपना पोर्ट इसको लिया है, उसका मकसद है ना सिर्फ इस पोर्ट के जरिए अपने इकोनॉमिक्स हितों को साधना, बल्कि उसका मकसद है कि यहीं से ग्वादर पोर्ट से रोड निकालते हुए पाकिस्तान के अंदर से पीओके में ले जाना और पीओके से तिब्बत और फिर चीन, यानी उसका जो 50% से ज्यादा 50 से 60% का जो उसका ट्रेड का जो कॉस्ट है वो ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि इस पूरे प्रोसेस में उसको जो टाइम लगता है वो भी बचेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान और ईरान के साथ साठगांठ कर ग्वादर और चाबहार पोर्ट पर कब्जा जमा लें तो सिर्फ आधी दूरी तय कर वो हिंद महासागर में एशिया और अफ्रीका के देशों तक अपनी पहुंच बना लेंगे। चीन 3000 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाना चाहता है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर 46 अरब डॉलर खर्च होगा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरेगा। जो भारत की संप्रभुता का हनन है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐतराज जता चुके हैं। चीन को सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो ये कि उसको सी रूट मिल जाएगा। ये सब इसलिए किए गए कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी एक दादागिरी एस्टेब्लिश हो जाए और किसी भी उसके ट्रेड को कोई रोक ना पाए। चीन अपनी साजिश में कई मोर्चों पर कामयाब भी हो रहा है। चीन के ही जाल में फंसकर ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। चाबहार बंदरगाह ईरान के जाहेदान से 645 किलोमीटर दूर है और मध्य एशिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला इकलौता बंदरगाह है। जाहिर है ईरान का भारत का साथ छोड़ना उसकी बेबसी भी है, वो भी तब जब ईरान जानता है कि चीन के साथ उसका जाना खतरनाक है और चीन की यही साजिश गलवान तक आ पहुंची है जहां पर भारत खड़ा भी है और अड़ा भी है। एलएसी पर चीन के हालात को लेकर एक बार फिर सरकार और कांग्रेस में आर पार की जंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और विदेश नीति पर सवाल उठाए। Country is protected by its foreign relationships. It is protected by its neighborhood. It is protected by its economy. It is protected by the feeling that its people have, the vision that its people have. And what has happened over the last 6 years, that on all those areas, India has been disturbed and disrupted. राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार की असफल विदेश नीति और अर्थव्यवस्था की खराब हालत होने के कारण ही चीन एलएसी पर आक्रामक हुआ। अब राहुल के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जवाब दिया है। क्या कहा है उन्होंने? राहुल गांधी ने विदेश नीति पर उठाए कुछ सवाल जिनका जवाब यहां है। हमारी प्रमुख भागीदारी मजबूत है। अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ लगातार बैठकें हुई हैं। भारत ने चीन के साथ राजनीतिक रूप से भी संवाद किया है। विश्लेषकों से पूछ लें। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस का तोड़ तलाशने के लिए दुनिया भर के मुल्कों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कई मुल्कों ने वैक्सीन बना भी ली है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो वैक्सीन बनाने पर नहीं, वैक्सीन के फॉर्मूले पर खुफिया नजर बनाए हुए हैं और खुफिया एजेंसियों के जरिए वैक्सीन के फॉर्मूले को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। दुनिया को अगर खूनी वायरस कोरोना के प्रकोप से बचाना है तो एक ही उपाय है और वो है कोरोना की वैक्सीन। अब इंसानियत की बुनियाद कोरोना वैक्सीन पर ही टिकी है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है वायरस के एंटीडोट का, क्योंकि जैसे ही किलर कोरोना की संजीवनी मिलेगी, बेहिसाब मौतों का आंकड़ा थम जाएगा।
अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया भर के कई मुल्कों में घातक विषाणु के वैक्सीन को तैयार करने का काम 24/7 जारी है। जानलेवा महामारी का एंटीडोट तैयार करने के लिए मेडिकल साइंस ने दिन रात एक कर रखा है। दावा है कि कई देशों में वैक्सीन बन चुकी है जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसी बीच वैक्सीन पर एक ऐसा खतरा मंडराने लगा है जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। खूनी वायरस का दंश झेल रहे सुपर पावर देश अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि हैकर्स वैक्सीन डेवलप कर रहे संगठनों को निशाना बना रहे हैं। दावा यह भी है कि हैकर्स रूस की खुफिया विभाग के लिए काम कर रहे हैं और जिन हैकर्स ने निशाना बनाया है उन्हें APD29 के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये ड्यूक या कोजी बियर के नाम से भी मशहूर है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कुछ वैक्सीन डेवलपमेंट सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर हैं जो बेसिकली अमेरिका में या US में बेस्ड हैं, उनसे कुछ डाटा चुराने की कोशिश कर रही है। ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये, और जो भी रिसर्च हो रही है दुनिया में किसी भी देश में हो रही है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबके लिए आनी चाहिए, सो सारे देश एक दूसरे से सीख सकें और इस तरह की एक्टिविटीज दोबारा ना हो। मतलब ये दुनिया भर में सबसे बड़ी जासूसी कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही। सुपर पावर देश जो विज्ञान और तकनीक को अपना पेटेंट मानते थे उनके भी होश उड़े हुए। वैक्सीन पर मारामारी मची है। साइंटिस्ट लैब में वायरस से लड़ रहे हैं तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों की खुफिया एजेंसी और उसके हैकर्स एक दूसरे के लैब में घुसपैठ कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि हैकर्स ने सॉफ्टवेयर की खामियों का फायदा उठाते हुए कमजोर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाई। इसके बाद फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए मैलवेयर का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा वायरस है जिसने इंसान को, विज्ञान को, सारे जहान को ऐसी पहेली में उलझाया जो सुलझाया नहीं सुलझ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वैज्ञानिकों से ज्यादा अंडरकवर एजेंट एक्टिव, लेकिन इस माहौल में भी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन उत्पादन करने में सक्षम होगा और हम महामारी को खत्म कर पाएंगे। देश में भी ICMR और भारत बायोटेक की ओर से तैयार वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। दूसरी वैक्सीन जाइकोव-D भी रेस में है। अच्छी खबर जल्द मिल सकती है, लेकिन वैक्सीन डेटा चोरी पर खुफिया एजेंसियों का दावा सन्न करने वाला है, क्योंकि जितना मुश्किल कोरोना की वैक्सीन तैयार करना है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है वैक्सीन के फॉर्मूला को चोरी होने से बचाना। कोरोना के बाद आगे बढ़ते हैं, आज के फिक्रनामा की बात करते हैं। और अब बात करते हैं आज के फिक्रनामा की, जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ी हुई। इस वक्त देश भर में 945 यूनिवर्सिटी और 12,429 कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के लाखों स्टूडेंट्स टेंशन में और लाखों पेरेंट्स परेशान हैं, क्योंकि जिस डिग्री के लिए स्टूडेंट्स ने जी तोड़ मेहनत की ताकि उनका भविष्य संवर सके, वो डिग्री अब एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली उस खिचड़ी में फंस गई है जो हमारे सिस्टम की हांडी में पक रही है। हमें आगे कैसे बढ़ना है? हमारे फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि हमारा फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो। अगर परीक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं तो कोई ना कोई जरिया निकाला जाए। ये वो परेशानी है जो इस वक्त देश भर की यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में है, क्योंकि UGC के मुताबिक पहले ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन अब इसे टालकर सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से कराने का फरमान जारी हुआ है। आज सारे देश में बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर टेंशन का माहौल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं फिर UGC को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रेगुलेशंस के बेसिस पे नहीं, अपने गाइडलाइंस के बेसिस पे जो सारे देश में तहलका मचा रहे हैं वो तुरंत वापस ले। लेकिन UGC अपने फैसले पर अड़ी है, जिसके मुताबिक हर हाल में यूनिवर्सिटीज सितंबर तक ऑफलाइन या ऑनलाइन फाइनल ईयर के एग्जाम कराएं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार तारीखें बदलने और कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से हमारे दिमाग में काफ़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी है और इस वजह से
हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम हो ना हो, क्या है? मैम अभी की जो सिचुएशन है, चूँकि ज़्यादातर लगातार एग्ज़ाम को टाला जा रहा है, हमारा फ्यूचर को अपहेल्ड किया गया है काफ़ी टाइम से, तो हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन को अब इस कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया जाए। मेरा ऑनरेबल यूजीसी मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन एंड ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर और सारे कंसर्न ऑफिशियल से यही दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम्स को स्क्रैप कर दिया जाए। और ये गुहार कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका में मांग की गई है कि स्टूडेंट्स को उनके पिछले सालों के नंबर और मौजूदा साल के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का निर्देश दिया जाए, जिस पर केंद्र, यूजीसी और डीयू को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। 4 अगस्त को कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तो यूजीसी एग्जाम कराने पर अड़ी है। हालांकि कई राज्य यूजीसी के निर्देशों का पालन करने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं और परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया है। दलील ये दी जा रही है कि जब आईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों ने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री दे दी है, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं किया जाता। इस दलील और सवाल पर यूजीसी ने भी जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाहे अमेरिका के हों या कनाडा के हों या यूके के हों या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, सभी जगह के श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में या टेक होम मोड में या किसी अन्य तरीके से करा रहे हैं। तो कल एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां विश्व भर के अन्य छात्र एक डिग्री जो कि परीक्षा के ऊपर आधारित है वो लेके सामने आएंगे, और अगर भारतवर्ष के छात्रों के पास में जो डिग्री है अगर वो परीक्षा के बिना उनको मिलेगी तो उसमें एक तरह का विभिन्नता रहेगी, एक तरह की असमानता रहेगी। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों ही मुमकिन नहीं लग रहे। पहले बात करते हैं ऑफलाइन मोड यानी परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा देने की। यूजीसी के मुताबिक देश में इस वक्त 945 यूनिवर्सिटी हैं और 12,429 कॉलेज, जहां यूजीसी के निर्देश के हिसाब से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा भी कराई जा सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में फिलहाल तो ये भी मुमकिन नहीं दिख रहा। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दूसरे शहरों और राज्यों से आए स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद है और ये सभी लॉकडाउन के समय घर चले गए थे। अभी उन सब का वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही प्लेन, ट्रेन और बस सेवाएं शुरू हो गई हों, लेकिन बहुत सीमित संख्या में हैं। ऑफलाइन मोड में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम दिल्ली जाकर ऐसी स्थिति में अपने एग्जाम्स दें? अब बचा ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन, तो उसकी बात डीयू के उदाहरण से समझिए, जहां ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के लिए 4 से 8 जुलाई तक मॉक टेस्ट हुए थे, जिसमें कभी वेबसाइट क्रैश हो गई तो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आंसर शीट अपलोड नहीं होती, पोर्टल एरर बता देता है, कई स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर भी दे दिए गए। अभी जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें इनकी सारी पोल खुल गई है। मैं 6 सेमेस्टर का अभी विद्यार्थी हूँ। सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबी कराना, अगर आपके पास एक दुरुस्त व्यवस्था नहीं है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही खिलवाड़ है। और जब डीयू जैसे विश्वविद्यालय की ऑनलाइन एग्जाम की तैयारियां पूरी नहीं दिख रही, तब बाकी जगह ऑनलाइन एग्जाम की उम्मीद ना के बराबर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम इस देश में सिर्फ 40% लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऐसी स्थिति में कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल है जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास एक्सेस ही नहीं होगा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को या कोई भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लिहाजा हर किसी के लिए ऑनलाइन एग्जाम देना मुमकिन नहीं, और कोरोना संक्रमण के चलते स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ऑफलाइन एग्जाम चाहते नहीं, और यूजीसी इंटरनल असेसमेंट के जरिए डिग्री देने को राजी नहीं है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को संदेश, यूएन में दिए भाषण में बोले, कोरोना को हमने बनाया जन आंदोलन, अन्य देशों की भी की मदद, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लिया संकल्प। फॉरवर्ड पोस्ट पर राजनाथ सिंह की चीन को 2 टूक, स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं, 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। रक्षा मंत्री कल जाएंगे अमरनाथ। राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर वार, चीन समस्या के लिए केंद्र की आर्थिक और विदेश नीति को बताया जिम्मेदार। जयशंकर ने भी दिया जवाब, चीन के खिलाफ बड़े देशों से संबंध हैं हमारे मजबूत विदेशी नीति का गवाह।
पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के तीसरे काउंसलर एक्सेस का दिया प्रस्ताव। कल भारतीय अफसरों को जाधव से मुलाकात के दौरान बात करने पर लगाई थी रोक। राजस्थान में ऑडियो टेप से उठा सियासी तूफान। कांग्रेस ने पायलट कैंप के 2 विधायकों को किया सस्पेंड। गजेंद्र सिंह शेखावत पर खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। बीजेपी बोली आरोप बेबुनियाद। एसओजी ने मानेसर जाकर विधायकों से की पूछताछ। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 92 लोगों की मौत, लगभग 36 लाख लोग प्रभावित। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। बिहार में 24 घंटे के दौरान नए केसों में जबरदस्त उछाल। 1742 नए केस आए सामने। उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर हफ्ते में 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर, 3 जवान घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नहीं होगी सीबीआई जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया ऐलान। और अब फिक्र बारिश और बाढ़ से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लैंडस्लाइड से कई मकान और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें गांदरबल जिले के बीनियाबाग कंगन नेशनल हाईवे की, जहां लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों से इतना मलबा गिरा कि देखते ही देखते 4 मकान और 16 दुकानें मलबे में तब्दील हो गई। लैंडस्लाइड में यहां गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। गांदरबल के एसएसपी के मुताबिक यहां इतने मलबे को हटाने में करीब 7 घंटे का वक्त लग सकता है। अब फिक्र असम और बिहार में बाढ़ की, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ से बेहाल है। असम के अलावा हम आपको बिहार में बागमती और गंडक किनारे पानी में तैरता दर्द भी दिखाएंगे और करहाते कोसी क्षेत्र की लाइव रिपोर्ट। पानी के ऐसे प्रचंड प्रहार के आगे एक इंसान की क्या बिसात। देखते ही देखते जल प्रलय इस शख्स को बहा ले गया। यह तस्वीर असम के बक्सा जिले की, जहां उफनती दरंगा नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। काफी देर तक ये नदी से निकलने की कोशिश करता रहा। गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए रस्सी भी फेंकी, लेकिन नदी की बाढ़ ने उसके पांव उखाड़ दिए और वो बहता चला गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि आगे जाकर किनारे लग गया। इस वक्त पूरा असम बाढ़ से बेहाल। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य में बहने वाली करीब सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 27 जिलों में करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। करीब 1 हफ्ते बाद भी डिब्रूगढ़ जिले की बस्तियों से पानी नहीं उतरा है। मोहल्ले टापू की तरह दिख रहे हैं और इंसानों को अभी भी यहाँ जुगाड़ वाली नाव का सहारा है। चिरांग जिले में सड़क कहाँ है और रास्ते कहाँ, फर्क करना मुश्किल है। पूरा इलाका समुद्र की तरह दिख रहा है। यहाँ कई सड़कें, पुल पानी में बह चुके हैं। एनडीआरएफ की बोट से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। कामरूप किस्मत भी पानी में कैद है। घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ की गिरफ्त में। यहाँ ना तो रहने सहने को जगह बची, ना ही नहाने धोने की। 5 दिन हो गया पानी, 5 दिन हो गया ना पानी। घर डूब गया, बहुत सामान भी डूब गया। यहाँ पर खाना पीना भी मुश्किल हो गया अभी। असम में बाढ़ ने इंसानों का ही नहीं, जानवरों की भी जान का दुश्मन बना हुआ है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब 70 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से काजीरंगा का जायजा लिया। उधर बिहार में भी नेपाल से आया पानी तबाही मचा रहा है। यहाँ 9 नदियां लाल निशान को पार कर चुकी हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सैकड़ों घर डूब चुके हैं। बागमती और गंडक के अलावा कोसी क्षेत्र भी टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि 4 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। किस तरह से इस पानी में भी चूल्हे रोते हैं इन इलाकों में, और इलाके के हर घर में, हर झोंपड़ी में अगर आप एक नज़र अगर सिर्फ डाल लें तो किस तरह से चूल्हा पानी पानी हो चुका है। चूल्हा ढह चुका है, बह चुका है। हर घर, हर आंगन में पानी है। बच्चे खड़े हैं कि माँ उन चूल्हों पर कुछ बनाएगी तो शायद कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ
लोगों को ये लगता है कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल दुर्गम, दुरूह और दुस्साध्य हो जाता है वहाँ तक पहुँचना, अगर आप नाव पर सवार होकर जैसे तैसे इस गांव तक पहुँच भी जाएं तो चारों तरफ बस बेबसी, लाचारगी, बेचारगी का आलम चारों तरफ पसरा हुआ नजर आएगा। और अब आपको दिखाते हैं पॉजिटिव खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की रेस में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रेस में सबसे आगे है, क्योंकि वो बाकी वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार हो सकती है। दरअसल इंसानों पर हुए पहले ट्रायल से पता चला है कि वायरस के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन दोहरी सुरक्षा दे सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटीबॉडी ही नहीं बल्कि किलर टी सेल्स भी विकसित हुए। कोरोना मरीजों को बेहतर और टेंशन मुक्त इलाज मिले, इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों से उन अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद कैशलेस इलाज की सुविधा से मना कर रहे हैं। कोरोना काल में दुबई के एक अस्पताल ने दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। एक गरीब मरीज का 1.5 करोड़ का बिल माफ कर दिया है। तेलंगाना के ओदनला राजेश दुबई में कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनका दुबई हॉस्पिटल में 80 दिन तक इलाज हुआ, लेकिन उनके पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। अस्पताल ने दरियादिली दिखाते हुए बिल माफ कर दिया। लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने करेंसी नोट काउंटिंग एंड डिसइंफेक्टेड मशीन का आविष्कार किया है, जो 100 से 1000 नोट डिसइंफेक्ट कर सकती है। एक कोविड-19 स्कैनर रोबोट भी बनाया गया है, जो थर्मल स्कैनिंग करेगा और मेडिकल डिटेल्स लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत देगा। ऑनलाइन क्लासेस को दिलचस्प बनाने का ये नया तरीका केरल के एक शिक्षक ने निकाला है। वर्चुअल क्लासेस को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए ग्राफिक्स और ऑडियो का इस तरह इस्तेमाल किया है ताकि बच्चे इसमें रुचि लें और जुड़ें। AEM AUP स्कूल के शिक्षक श्याम बेंगलुरु के इस प्रयोग की हर कोई तारीफ कर रहा है। कोरोना काल में देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। दुनिया में गरीबी से बाहर निकलने में भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। भारत में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ लोग गरीबी के जाल से बाहर निकल पाने में कामयाब हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2006 से लेकर 2015 से 16 के दौरान किसी भी देश में गरीबी से बाहर निकलने वालों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। और अब देखते हैं जो है सो है। मेरे कैमरामैन हैं सावन। कल उनका नाम पुकारते हुए लगा कि सावन पर भी कुछ लिखा जाए, पर समस्या यह है कि अब सावन सावन जैसा रह ही कितना गया है। कहां पड़ते हैं अब अमराइयों में झूले और कहां गाई जाती है कजरी। पहले सावन की फुहारों में जादू था, अब तो बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादों जले। अब रिमझिम गिरे सावन नहीं है, बस सुलग सुलग जाए मन है। बड़े शहरों से सावन कुछ ज्यादा ही रूठा हुआ है। जो बादल बनते भी हैं वो शहर की दौड़भाग और बड़ी बड़ी तपी तपाई इमारतों की गर्मी से भाप बनकर बगैर बरसे उड़ जाते हैं। अगर बरसे भी तो रोड जाम और उमस की कीमत पर चाय पकौड़ों की रस्म निभानी होती है। हालांकि सावन पावन होता है, भोलेनाथ का होता है और इस बार शंकर जी कुछ आराम में हैं, वरना मैंने कांवड़ियों को भीड़ भड़क्के के भक्ति रस में शिवलिंग पर गंगा जल भरी कांच की बोतल फोड़ते तक देखा है। बाकी सावन में फिजिकल डिस्टेंसिंग बरतना और बोतल से दूर रहकर इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना और भी बड़ा चैलेंज हो गया है। बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।